प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की ये पहली व्यक्तिगत बैठक है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जा रहा है। एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। इस बैठक की तैयारी के तहत ही जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक प्रत्येक साल होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2022 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। पिछले साल 20 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। संचालन परिषद नीति आयोग की शीर्ष संस्था होती है। इसके सदस्य देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और दिल्ली और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इसी पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजय राणा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। ये जो नीति आयोग की बैठक, शुरुआत आप ही से इसी सवाल के साथ, नीति आयोग की बैठक आप किस तरीके से इस समय देख रहे हैं? 7वीं ये बैठक 2 साल बाद हो रही है। 2 साल में जिन विषयों पर चर्चा नहीं हुई उन विषयों पर अब चर्चा हो रही है, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इससे किनारा कर लिया है। अगर आप इस मीटिंग की बात करते हैं या इस तरह की नीति आयोग की जो डिस्कशन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 2 साल पहले ये मीटिंग हुई थी 2019 में। उसके बाद कोई भी एक तरह से फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुआ था और आपने देखा होगा पिछले 2 साल में किस तरह हम कोरोना काल से गुजरे हैं और कितनी बेरोजगारी, कितना बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लीजिए, चाहे देश के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा बहुत जरूरी होती है। देखिए अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे मुख्यमंत्री और केंद्र को मिलकर के काम करना होता है, इसमें जो भी मुख्यमंत्री अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें नहीं लगता उनको नहीं आना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दा एक राजनीतिक दल का नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वो देश का होता है। मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वो प्रदेश का होता है। तो प्रदेश और देश का जब अगर हित आप चाहते हैं तो आपको इस तरह की मीटिंग में आना चाहिए, इस तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये आयोग जो है, इस आयोग में प्लानिंग होती है। प्लानिंग जो देश के लिए होगी, प्रदेश के लिए होगी, जिसका डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, जिसमें लोगों के रोजगार पे असर पड़ेगा, शिक्षा नीति पे असर पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं जो आजकल मुंह बाहर खड़े हुए हैं हमारे सामने, जैसे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई में मुद्दा है। अगर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर किस मुंह से सरकार को घेर पाएंगे, किस मुंह से ये सरकार पे ब्लेम लगा पाएंगे? तो कभी भी जब भी इस तरह की मीटिंग हो जो देश हित में हो, जो प्रदेश के हित में हो, तो कभी भी पार्टी लाइन से या राजनीतिक पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आदमी को चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आदमी को चर्चा में आना चाहिए और अपने पॉइंट को रखना चाहिए कि हर क्षेत्र के अलग मुद्दे होते हैं, हर स्टेट का अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग प्लानिंग होती है। तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से प्लानिंग होगी और जो नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाएगा और यहाँ पर आकर के अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं और समाधान भी पा सकते हैं। क्योंकि एक जब आप किसी चीज का डेवलपमेंट के लिए या देश की चर्चा या प्रदेश की चर्चा करते हैं तो ग्रुप होता है जो रिप्रेजेंट करता है, वो इम्पोर्टेंट है। और इस तरह की जो भी चीफ मिनिस्टर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहते, किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, वो अगर नहीं, एक तरह से वो जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं,
वो अपने लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक द्वेष में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए काफी नुकसानदायक है। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से संजय राणा जी ने प्रकाश डाला, और वाकई ये बात है कि नीति आयोग की जो बैठक होती है वो देश और प्रदेश के हितों के मुद्दों पर चर्चा के लिए होती है, लेकिन इसमें बहिष्कार करना, और विपक्ष इस पर साफ तौर पर यह कह रहा है कि नीति आयोग की बैठक हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस बैठक का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक प्रधानमंत्री जो है वो सभी मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मानेंगे। अभी हमने सुना राशिद दलवी का बयान, उन्होंने ये साफ कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने ही फैसले जनता पर थोप रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नहीं सुनते हैं। जी देखिए, नीति आयोग जो कि योजना आयोग का दूसरा रूप है। योजना आयोग खत्म हुआ, नीति आयोग आया। योजना आयोग में हम हर 5 साल के लिए योजना बनाया करते थे। एक सरकार 5 साल के लिए हमारे यहाँ लोग आती है, लेकिन जब से नीति आयोग आया, देखिए 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और इस तरह की वादे जो है 5 साल पहले कर दिए गए थे, जबकि योजना आयोग हटने के बाद में और नीति आयोग आने के बाद सबसे बड़ा ये फर्क है कि सरकार आज है और ये वादा 25 साल आगे की कर देती है। वो पूरा हो या ना हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बात है। राज्यों का जहाँ तक है, देखिए 2 विरोध की बातें आई हैं, एक तेलंगाना से और दूसरे बिहार के भी नीतीश कुमार जी नहीं आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो एनडीए की सरकार के में शामिल है, वो क्यों नाराज है? उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाना या मनाया जाना चाहिए? लेकिन तेलंगाना की ओर से तो चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को और ये बताया गया, ये कहा गया कि हम केंद्र सरकार की ओर से जो सही व्यवहार नहीं है संघीय ढांचे के तहत, उसके तहत हम विरोध जताने के लिए इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। तो ये भी तेलंगाना का फैसला है, वहाँ के मुख्यमंत्री का फैसला है। वो इतना पीड़ित और आहत क्यों हैं कि वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। अच्छा ये जरूर होता कि सारे मुख्यमंत्री और जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, बाकी सब लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन सब लोग उपस्थित होते, ये बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदारी किनकी है? किनको ये इंश्योर करना चाहिए कि नीति आयोग में सबके साथ सब लोग आए? क्या एक कोई कोशिश दिखी ऐसी कि तेलंगाना की नाराजगी है तो उनको मनाया जाए, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं तो उनको मनाया जाए? तो इस कोशिश की कमी भी साफ तौर पर दिखती है। राज्य अपनी शिकायतें रखता है और ये गैर मौजूदगी उसी शिकायत का नतीजा है। जी ठीक है संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि मनाया जाना चाहिए दोनों को, हालांकि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही है सरकार के बीच, क्या उसी का ये नतीजा है कि नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए? क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होता तो उस प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नदारद हो जाते हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, आपने सही कहा कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है किसी प्रदेश से, समझ लीजिए वो एक तरह से अपने प्रदेश का नुकसान कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने पूछा कि और हमारे बड़े भाई प्रेम कुमार जी ने बोला मनाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जब आप सामाजिक कार्य में होते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, तो ये हट नहीं होता है कि हम बच्चे तो है नहीं कि हमको मनाया जाएगा, हमें किसी खिलौने के लिए किसी डिमांड कर रहे हैं या किसी चीज को चाहिए हमें मनाना है। सब लोग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश के प्रति है, अकाउंटेबिलिटी भी प्रदेश के प्रति है। जब आपके पास दोनों जिम्मेवारियां होती हैं तो आपको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ड्यूटीज है वो करना चाहिए। जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है संविधान में, तो दोनों का निर्वाह होना चाहिए। हम सिर्फ डिमांड करेंगे और अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, ये इस तरह से कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चलता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए दोनों स्टेट में, देखिए बिहार की अगर आप बात करें तो राजनीतिक उठापटक चल रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और तेलंगाना में आज से 6 महीने बाद या तकरीबन 6-8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी जिस तरह से तेलंगाना के टीआरएस का जो तेलंगाना की पार्टी है उसका जो व्यवहार है प्रधानमंत्री के प्रति, वो थोड़ा सा गलत है। कि प्रधानमंत्री किसी भी, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। हमारी विचारधारा मोदी जी से ना मिलती हो, मेरी विचारधारा उनसे ना मिलती हो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से, लेकिन जब हम अकाउंटेबल पोस्ट पे बैठते हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठते हैं, ये सब चीजों से हम उठ जाते हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम को लेकर के आना चाहिए। और अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसकी स्टेट का नहीं आता है, इससे समझिए, आप समझिए एक पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, ना ही किसी वर्ग का नुकसान हो रहा है, पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। और प्रदेश के साथ देश जुड़ा हुआ है।
देखिए ऐसा होता है कि अगर मेरे हाथ में उंगली में अगर चोट लग जाएगी तो मेरे पूरे और उसमें दर्द हो रहा तो मैं कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब हुए, क्योंकि हमारा जो उंगली है वो पार्ट ऑफ द बॉडी है। उसी तरह ही हिंदुस्तान एक तरह से बॉडी है और स्टेट जो है एक उंगली मान लीजिए, एक हाथ मान लीजिए या एक अंग मान लीजिए एक शरीर का, और उस अंग में कोई तकलीफ है तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है उससे। आप समझिए कि हिंदुस्तान कहीं पे ना कहीं पीछे चला जाता है। देखिए तेलंगाना जो प्रदेश है हमारा, ये काफी अपकमिंग प्रदेश, यहाँ पे काफी योजनाएं आ रही हैं, काफी आईटी कंपनी हो सकती है। उस आईटी कंपनी को बहुत सारे चीजों की जरूरत हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज की बात हो, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस की बात हो, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की बात हो, तो बहुत सी पॉलिसीज पर डिस्कशन होना चाहिए। और रहा जैसे हमारे भाई बोल रहे थे कि जो योजना आयोग है, नाम में नहीं जाते, योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, कोई भी आयोग हो, देखिए 5 साल के लिए बनती है। देखिए कोई भी प्लान जो बनता है 2 तरह से बनता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक शॉर्ट टर्म प्लान। जब हम 5 साल का प्लान बनाते हैं तो किसी को ये नहीं पता था 2019 में कि 2020 में कोरोना आ जाएगा, क्योंकि हमारे 100 साल में हमने कभी कोरोना ऐसी बीमारी नहीं देखी थी, कोई किसी को नहीं पता था ऐसा घटना घट जाएगी। तो जब क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में अगर वो 10 स्ट्रेटेजी बनाई है, 10 में अगर 10 की 10 नहीं चल रही तो उसको रिव्यू करना चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसी मीटिंग हर साल होनी चाहिए और हर लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे जहाँ पे हो सकता है मैंने किसी चीज को सोच के प्लानिंग बनाई हो, लेकिन वो आज इस समय के लिए वो अप्लीकेबल ना हो, तो उसको साइडलाइन करके उसमें कुछ त्रुटि है तो उसको चेंज करके हमें उस चीज को, नई चीजों को लाना चाहिए और पुरानी चीजों को हटाना चाहिए। देखिए हमेशा देश को प्रथम रखना चाहिए। हमारी और किसी और की विचारधारा मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। हम कहते हैं विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। विपक्ष का मतलब, मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि मुंह सुझा करके घर में बैठ जाए। विपक्ष का मतलब ये होता है कि आप सामने आकर के आईना दिखाएं, सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि आपकी 1 2 3 4 पॉलिसी गलत है, जिसके वजह से समाज और देश और प्रदेश का नुकसान हो रहा है। लेकिन हम बोल दें कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास रह जाता है सरकार भाई जो कर रही है वो अच्छा है या खराब है, कोई आईना दिखाने वाला नहीं है। मैं तो हमेशा सब पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह की जो देशव्यापी हो, प्रदेशव्यापी हो, सामाजिक हो, उसमें बिना सोचे समझे, बिना द्वेष के, बिना व्यू पॉइंट छोड़ करके एक राजनीतिक तौर पे, एक प्रतिनिधि के तौर पे हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट करके अपनी पॉइंट्स को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, देश का डेवलपमेंट है। देखिए 5 साल का प्लान होगा, 25 साल का प्लान होगा, 50 साल का प्लान होगा। मैं विदेशों में क्या होता है भैया, कॉर्पोरेट कंपनी कैसे काम करती है, 6 महीने का प्लान बनाती है, 5 साल के प्लान बनाती है और चेंजेस करती रहती है। उसी तरह देश का ही प्लानिंग होना चाहिए। आज जो देश में सिचुएशन हो सकता है 2 साल बाद सिचुएशन बदल जाए। किसी ने कभी सोचा था 2010 में सब कुछ मोबाइल पे काम करेगा? नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था डेटा 1 रुपए का आएगा? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज आ रहा है। तो चेंजेस होते हैं, चेंज के साथ हमें भी अपने विचारधारा को चेंज करना चाहिए। ठीक है प्रेम कुमार जी, विचारधारा को चेंज करने की वाकई जरूरत है। आज जो नीति आयोग की बैठक चल रही है, शाम 4 बजे इसका संबोधन प्रधानमंत्री करेंगे, इसके बाद बैठक का समापन का जो संबोधन होगा। आज के जो बैठक है इसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा अहम चल रहे हैं? देखिए आज के मुद्दे में जो खास करके एजुकेशन पर है, एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको कैसे पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हो गए, बहुत सारे स्कूल बंद भी हुए, ये भी चुनौती है। तो आने वाले समय में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे लागू होगी, जिसको कि इस रूप में बनाया गया है कि जो रोजगार परक हो, तो ये इस पर चर्चा होगी जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हेल्थ भी इशू है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इशू है। ये 3 चीजों पर ये इसमें फोकस है, जिस पर कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होनी है और सबके राय भी होगी और केंद्र सरकार की योजना पर बात भी होगी और प्रधानमंत्री भी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पर सबसे अहम बात होने जा रही है प्रेम कुमार जी, लेकिन देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब बिहार और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां के मुद्दे इस समय नदारद हो रहे हैं इस बैठक से। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां के, और अगर तेलंगाना की बात करें तो जो मुद्दे इस बैठक में शामिल ना होने की वजह से अब रुकेंगे? देखिए कि मुख्यमंत्री के उस बैठक में शामिल नहीं होने से कोई मुद्दा रुकेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रतिनिधि तो सरकार के होंगे ही। और इस दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने
नीतीश कुमार जी ने तो स्वास्थ्य कारण बताया है, तो वहाँ कोई बात नहीं बनती है, बीमारी एक कारण होती है। लेकिन केसीआर ने तो विरोध का पॉइंट रखा है कि वहाँ ऐसी बैठक में बैठने का क्या फायदा जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती है। उनका ये टोन है। तो जब उनका ये टोन है कि स्टेट का तेलंगाना के साथ में सेंटर का अच्छा व्यवहार नहीं है और उनकी बात सुनी नहीं जाती है, तो ये टोन थोड़ा सा शिकायती है। तो इस टोन को दूर करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कोई इस देश का मुख्यमंत्री सोचे कि उनके रहने या नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता, उनके जाने से भी बोलने नहीं मिलना है, उनकी राय की भी अहमियत नहीं दी जानी है। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इससे पहले देखिए ममता बनर्जी जी, हालांकि नीति आयोग से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री जी की बुलाई बैठक का इसी आधार पर बहिष्कार कर चुकी है कि वो जी। ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, संजय राणा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।